नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऋषिकेश एम्स का 5वां दीक्षांत समारोह, केंद्रीय मंत्री नड्डा और सीएम धामी रहे मौजूद। नड्डा ने पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। शाम 6 बजे होगी आहूत। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल का दावा, कहा जल्द होगी कांग्रेस में बड़ी टूट, नेता थामेंगे बीजेपी का दामन। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा पर साधा निशाना। उत्तराखंड में प्रदेश के अवैध मदरसों पर प्रशासन सख्त। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया सरकार के कदम को सही, कहा जो मानकों का नहीं कर रहे पालन उन्हें किया सील। और उत्तराखंड में फिर मौसम बदलने के आसार, पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना, मैदानी क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा मौसम। ऋषिकेश एम्स का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह में जेपी नड्डा ने डॉक्टरों को डिग्री प्रदान की। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। आज के समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा चिकित्सकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए सेवा, समर्पण और उत्तरदायित्व के एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। आज आदरणीय नड्डा जी के द्वारा यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नवनिर्मित सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी वार जारी है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने यह दावा किया है कि जल्द ही कांग्रेस में बड़ी टूट होगी। कुछ विधायक और अन्य नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी पलटवार किया और ये कहा कि उन्हें कांग्रेस में जो कुछ भी मिला था वो उनकी काबिलियत और मेहनत से मिला था, किसी की मेहरबानी से नहीं। किस तरीके के डिवीजन की आप बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा डिवीजन होगा। कांग्रेस के कई कद्दावर लोग जो है वो विमुख होंगे और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी होंगे जिनको आज ये किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करते। मैं किसी का नाम लेके इस समय इंगित नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है उसकी आज परिस्थिति कुछ और हो, कल कुछ और हो, लेकिन जो मेरा अनुभव है कांग्रेस का, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिवीजन होगा और आप देखिएगा कि भविष्य में ये बात सत्य साबित।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल मिश्रा ने बताया कि GMVN के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कई होटल में फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होते ही सभी काम भी पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक GMVN को चारधाम यात्रा को लेकर 4 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल जहां चारधाम यात्रा में 40 करोड़ की बुकिंग हुई थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा 80 करोड़ के पार पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन की सुविधाएं देने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इस बार चारधाम यात्रा में अभी तक 270 से ज़्यादा बुकिंग हमें प्राप्त हो चुकी है और इसके माध्यम से हमें एडवांस पैसा लगभग 4.5 करोड़ रुपये मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं देश भर के पर्यटकों में, श्रद्धालुओं में एक बहुत उत्साह है कि उन्हें हमारे प्रदेश में से चारधाम यात्रा पर आना है और गढ़वाल मंडल विकास निगम इसमें पूर्णतः तत्पर है अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए। हमने अपने जो टूरिस्ट रेस्ट हाउसेज हैं उनको भी अपग्रेड किया है। जहां छोटा बार रिपेयर होना था वो भी कार्य हमारा चालू है और आने वाले समय में यात्रा से पूर्व हमारे जो भी इम्पोर्टेंट गेस्ट हाउसेज इस रूट पर हैं वो अपग्रेड कर दिए जाएंगे। जहां पर हमें आवश्यक स्टाफ देना था इस चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए, वो हम लोगों ने आवश्यक स्टाफ भी दे दिया है। ट्रांसफर्स जो करने थे वो भी कर दिए हैं। जल्दी हमारे सीनियर ऑफिसर्स और हम लोग खुद फील्ड में जाएंगे और अपने गेस्ट हाउसेस की सिचुएशन भी देखेंगे। जहां और बेहतर करने की ज़रूरत होगी वहां और बेहतर भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपको बता दें कि करीब 2 महीने बाद और वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली बार होने जा रही कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव, प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लिगेसी प्लान ड्राफ्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सचिवालय में आज शाम 6 बजे से शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में योग नीति, महिला नीति प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। दरअसल योग नीति और महिला नीति को तैयार करने की कवायद लंबे वक्त से चल रही थी। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि आज होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इन दोनों महत्वपूर्ण नीतियों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। यानी सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। और इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ देहरादून से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु बरमोला इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, महत्वपूर्ण बैठक है, 2 महीने का वक्त और इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें, बजट घोषणा के बाद पहली ये कैबिनेट की बैठक है। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जिन पर प्रदेश की जनता की नजर बनी हुई है? निश्चित रूप से प्रभात, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में आज शाम 6 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की जो है मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और ये मंत्रिमंडल की बैठक से भी खास क्योंकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है और तकरीबन इस वर्ष में ये दूसरी कैबिनेट बैठक यानी 2 माह बाद होने जा रही है। तो इस महीने इस लिहाज से देखा जाए तो काफी खास बैठक रहने वाली है राज्य के हिसाब से। वहीं राज्य कैबिनेट की अगर महत्वपूर्ण बैठक की बात कर ली जाए तो महिला नीति और योग नीति का प्रस्ताव इसमें लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कृषि विभाग से जो संबंधित प्रस्ताव है इन पर जो कैबिनेट में है मंत्रिमंडल के सामने इन पर विचार हो सकता है और कई विभागों से संबंधित अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं क्योंकि शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। और जो जानकारी मिली है अभी तक हमें कि कृषि से जुड़े हुए जो है कई फैसले जो है सरकार इस बैठक में ले सकती है। जैसे जो खेती को लेकर महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है उत्तराखंड में, ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात कर ली जाए या मोटे अनाज की बात कर ली जाए, किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कीवी को लेकर जो नीति शामिल है उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले का जो सिरोली कला गांव है या ग्राम पंचायत है उसको नगर पंचायत बनाने का भी प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कैबिनेट में जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को भी लाया जा सकता है। इसके अलावा वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवा योजना को लेकर भी प्रस्ताव इसमें लाए जा सकते हैं। वहीं क्योंकि उत्तराखंड में अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल समापन हुआ है,
फरवरी माह में। तो ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया था उत्तराखंड में खेलों के लिए, उसको लेकर जो लीगेसी प्लान है उसको किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अब क्योंकि सरकार का लक्ष्य यह है कि जब ओलंपिक होंगे तो भारत में होंगे, तो इस लिहाज से जो उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है खेलों के प्रति, उसको लीगेसी प्लान के तहत किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो होम स्टे योजना, सेवा योजना को लेकर भी इसमें प्रस्ताव रखा जा सकता है। वेडिंग डेस्टिनेशन जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो है जब उत्तराखंड दौरे पर भी रहे तो उन्होंने पूरे देश और दुनिया से अपील भी की थी कि उत्तराखंड आकर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को एक नया हब बनाए। तो इसको लेकर सरकार लगातार जो है पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा उत्तराखंड में जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि आने वाले महीने में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस माह के अंत में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो ऐसे में जो परिवहन विभाग द्वारा सॉफ्ट पॉलिसी बनाई गई है उस पर भी चर्चा आज होने की संभावना है, क्योंकि बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी हो सकता है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। तो शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। हालांकि जब कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद ब्रीफिंग होगी तो पता चल पाएगा कि कौन कौन से प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हालांकि अभी यही माना जा रहा है कि महिला नीति, योग नीति और इसके अलावा होम स्टे योजना के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उन पर चर्चा हो सकती है। ये सवाल। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक की बात कही जा रही है। बैठक में उन पर चर्चा हो सकती है, जिनमें नौकरी से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार के अलावा जो वहां पर दुर्घटनाओं को लेकर पिछले कई दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, योग नीति, महिला नीति, यानी कि हर वर्ग से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका उन वर्गों को इंतजार है। कैबिनेट की मीटिंग जो है शाम 6 बजे शुरू होगी और मीटिंग खत्म होने के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि इनमें से किन किन मुद्दों पर इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है, जो इस वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक है। उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वो सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार जो भी कर रही है मानक के मुताबिक कर रही है। उनका कहना है कि जो गलत है उसको ठीक करना प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है। अगर सही जगह पर कोई गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है तो हम उनके साथ खड़े हैं और गलत के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं, हम दूर हैं। वहीं शादाब शम्स ने बताया कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें सील किया गया। देखिए, अगर कहीं अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर सही हो रही है तो कार्रवाई में यही किया जाता है, जो कमियां हैं वो बताई जाती हैं, उन कमियों को दूर कर लिया जाए तो चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है। तो गलत को सही करना ये ठीक नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो सही है उसे गलत कहना भी ठीक नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि वो सही है और उसके साथ नाजायज हो रहा है तो बताए। हमारे मुख्यमंत्री से भी उस विषय में बात करेंगे कि कहीं किसी के साथ नाजायज होगा तो उसकी आवाज़ भी बनेंगे। हमारा मानना है कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को, लोगों को सही करने की आवश्यकता है। अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कर लिया जाए। कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा लिए जाए। कुछ लोगों के पास अगर मान्यता नहीं है तो वो मान्यता ले ली जाए, तो चीज़ें सब पॉजिटिव हो जाएंगी। और हम तो ये कहते हैं कि एक लिमिट्स हर चीज़ की तय होनी चाहिए कि इस प्रदेश में कितने मदारिस होंगे। मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो उसके अंदर उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाओ, उसके अंदर बच्चों को सामान्य शिक्षा दो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। हाईकोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत याचिकाकर्ता को मिली 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा को उचित करार दिया। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका न्यायमूर्ति विवेक भारतीय शर्मा की एकल पीठ ने खारिज कर दी। पिथौरागढ़ निवासी कमल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने उसे 6 सितंबर 2018 को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा इसके खिलाफ अपील करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 26 सितंबर 2024 को इसकी अपील को खारिज कर दिया था।
इस वक्त एडमिशन का दौर जारी है और उसी के चलते आज रुड़की के छात्रों के अभिभावकों ने महंगी किताबों और बढ़ी हुई फीस को लेकर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि महंगी फीस के साथ साथ सभी प्राइवेट स्कूल महंगी किताबें लिखकर गरीब अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये किताबें बहुत महंगी होती हैं और कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मिलती हैं। साथ ही इन बड़े बड़े नामों के स्कूलों में पढ़ने के बावजूद उन्हें ट्यूशन पढ़ने की नौबत आ रही है। अभिभावकों ने यह भी कहा कि अगर स्कूलों ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्कूल है, सब एनजीओ के और सोसाइटी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं होती हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि एक तरफ तो बहुत सारे माध्यमों से अभिभावकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और अभिभावकों की देखिएगा लापरवाही कि जब आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं तो टीचर की पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन स्कूल में आपके बच्चे को कौन पढ़ा रहा कभी नहीं पूछते कि आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर की योग्यता क्या है। आप बहुत मोटा पैसा भी देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं पूछते। स्कूल क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे को कॉपी दे रहे, किताब दे रहे, पेन पेंसिल बैग यूनिफॉर्म टाई बेल्ट सब दे रहे हैं। बस एजुकेशन के लिए आपके बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ता है स्कूल से आने के बाद में। तो सोच लो आप किस तरीके के स्कूलों में पढ़ा रहे हो। स्कूलों की मनमानी चल रही है और आम आदमी की जनता की जेबों पर इन जो प्राइवेट स्कूलों वालों ने निगाह रखी हुई है। मैं आप सभी के चैनल से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, या तो प्राइवेट स्कूल वाले आज से सुधर जाएं। अगर आज के बाद इन्होंने किसी भी पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास किया तो मैं इनके स्कूलों पर ताला मारने का काम करूँगा। साथ समाज एकता संगठन व अन्य समस्त संगठन इसमें समर्थन कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलियर को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश के बाद रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने एक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस बीच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि इस वेबसाइट से पिरान कलियर आने वाले श्रद्धालुओं को दरगाह से जुड़ी समस्त जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। जो सेवाएं और सुविधाएं प्रशासन की ओर से मुहैया करवाई गई हैं, सभी जानकारी वेबसाइट के जरिए आने वाले जायरीन को मिल सकेंगी। तो इसी के क्रम में जो है एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था कि दरगाह पिरान कलियर, जिसमें जो है देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और देश विदेश के श्रद्धालुओं की एक आस्था है। तो उसी के क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमने ये निर्णय लिया कि जल्दी जो है आईसीआईसीआई बैंक से स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो भी दरगाह का वेबसाइट जो डेवलपमेंट है या फिर उसका एएमसी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू जो है हमने प्रपोजल दिया था और आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से जो है आज दरगाह का लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जो है जायरीनों को श्रद्धालुओं के बहुत तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि एक लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा ऐड होगी, साबरी गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग उसकी सुविधा होगी, दरगाह में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उसकी जो है लाइव अपडेट रहेगा। आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी नगर निगम ने आज से विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की है। नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के साथ मिलकर सफाई की। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। ऋचा सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान जल भराव की समस्या को रोकने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। पूरे शहर की नालियों की सफाई की जाएगी और उनके आसपास की झाड़ियां भी हटाई जाएंगी। सत्र आने से पहले यानी बरसात से पहले ही हम चाहते हैं कि पूरा निगम क्षेत्र जो है एक बार उसके जितने भी नाले हैं नालियां हैं जो चौक हुई हैं वो सारी खोल दी जाएं, सारी सफाई एक बार हो जाए। तो उससे मुझे लगता है कि बरसात के दिनों में जो ओवरफ्लो पानी होता है वो ओवरफ्लो होने में कमी आएगी। और आज हमने कालू मंदिर से जो बाजार क्षेत्र है वहाँ का जो कई दिनों से चौक पड़ा हुआ था नाला उसको खोलने का कार्य किया। महाराष्ट्र के पुणे में 27 अप्रैल से 1 मई तक होने जा रही फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओपन राष्ट्रीय पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड टीम का चयन युद्ध स्तर पर जारी है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए युवा मुक्केबाजों का ट्रायल राजकीय महाविद्यालय रामनगर के बॉक्सिंग रिंग में किया जा रहा है। यहां देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, चंपावत, हल्द्वानी, मुनस्यारी आदि उत्तराखंड के सभी जिलों से प्रतिभागी पहुंच रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ पर जो ट्रायल हो रहे हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो पूना में होने जा रहा है एसआई पुणे में, उसके लिए सिलेक्शन चल रहे हैं। इसमें जो विजयी प्रतिभागी होगा वो इस टीम में अपने वेट में प्रतिभाग करेगा और जो पुणे में जाने के बाद जो विजयी होंगे उनको डायरेक्ट नेशनल जो हमारा कैंप लगेगा इंडिया कैंप उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा
और इसमें जो गोल्ड है उससे 1 लाख रुपए, और जो सिल्वर होगा उससे 50,000, और जो 2 ब्राउन्ज होंगे, ब्रॉन्ज को 25,000 रुपए कैश मनी प्राइज। तराई पूर्वी वन प्रभाग के गोला रेंज क्षेत्र में लालकुआ रेलवे पटरी पार कर रहे 20 वर्षीय नरहाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इसके बाद वन विभाग के एसडीओ, वन क्षेत्र अधिकारी समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। घटना के बाद वन विभाग और रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। पशु चिकित्सकों के पैनल ने मृतक नर हाथी के पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी। आपको बता दें, इससे पहले भी इसी जगह पर मादा हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसके अंतर्गत जो भी ट्रेन डायलॉग है उनको हमने क्षेत्र पर सारी टीम पहुंच गई है और पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। और नियमानुसार जो भी पायलट हैं, लोको पायलट हैं, ट्रेन के जो भी कर्मचारी इस ट्रेन चालक थे, उनके विरुद्ध जो नियमानुसार वन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या वन्यजीव संरक्षण की एक बड़ी सफलता तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का कारण भी बनती जा रही है। अक्सर बाघों का आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करना मानव बाघ संघर्ष को जन्म दे रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने एक नई वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अब उन बाघों को चिन्हित किया जा रहा है जो बार बार मानव बस्तियों के नजदीक देखे जाते हैं। ऐसे बाघों को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा और फिर उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कोर एरिया में छोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया का मकसद बाघों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना है, ताकि उनके मूवमेंट को ट्रैक कर यह समझा जा सके कि वे कोर जोन में कितने सहज हो रहे हैं या फिर से बस्तियों की ओर लौट रहे हैं। ये देखा गया है कि जंगल से आबादी के क्षेत्र की तरफ बाघ या लेपर्ड जो है वो आ जाते हैं और उनको वहाँ से पकड़ के उनको वन क्षेत्र में छोड़ा जाता है। जो हमने अभी जो डिसीजन लिया है उसके अंतर्गत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब के इंस्ट्रक्शंस के बाद जो ऐसे बाघों को जिनको पकड़ा जाएगा उनमें से कुछ बाघों को रेडियो कॉलर लगा के छोड़ा जाएगा वन क्षेत्र में। उसका मेन उद्देश्य ये है कि उनका जो मूवमेंट है उस क्षेत्र में उस पर निगरानी रखी जा सके। वो नए एरिया में कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, कैसे उस एरिया को अपना रहे हैं, उसके बारे में जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मिल पाए। तो इसी प्रयासों के अंतर्गत हम WWF इंडिया के साथ मिलके कुछ बाघों को जिनको हम पकड़ के और वन क्षेत्र में छोड़ेंगे, उन पर रेडियो कॉलर लगा के उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से वनाग्नि को लेकर उठाए गए कदमों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार जन सहभागिता के साथ वनाग्नि की रोकथाम को लेकर काम कर रही है। इसकी वजह से मौजूदा वर्ष में पिछले साल की तुलना में कम वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने इस साल ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर समिति को आर्थिक सहायता देने के साथ ही लोगों को ट्रेनिंग, वन विभाग में मानव संसाधन की बढ़ोतरी के साथ ही उन्हें उपकरण आदि मुहैया कराने से वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखें कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटनाएं हुई और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे से कम घटनाएं हुई। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम, और क्योंकि विगत वर्ष हमने करीबन 1,500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है। इसके अलावा यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके इससे, और जो ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें और उनको 30,000 रुपया इंसेंटिव दे करके उस कमेटी को, तो इससे, और इसके अलावा जो अवार्ड हमने रखे हैं जनपद में, हर जनपद में 3 लोगों को आग बुझाने में जिनका सहयोग रहेगा 1,75,000 और 51,000 रुपए के 3 अवार्ड हर जिले के अंदर, और साथ ही कर्मचारियों को भी हर जिले में 1,75,000 और 51,000 जिन कर्मचारियों का भी इसमें सहयोग रहेगा। साथ ही और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।